गुरुदेव को नमस्कार करके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कल भी छुट्टी नहीं रखेंगे अपन। क्या है कि मीटिंग है, मैं सोच रहा हूँ हो जाएगी फ्री 7 बजे तक, है ना। तो 8 बजे इसी टाइम क्लास रखेंगे अपना, 8:15 के करीब। ठीक है। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ हो गई साहब, हो गई हाँ जी। साहब, फोटो हाँ जी। आई है। इसमें कोई भी जन्म पत्र ही मैं उठाता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन है अपनी। कोई भी एप्लीकेशन हमने उठाई। सचिन जी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी कोई आपने? कौन सी? कोई भी? एस्ट्रोसेज की करी हुई है साहब। ठीक है तो। है मेरे पास दो चार है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है मेरे पास। चलो कोई नहीं, देखो ये एस्ट्रोसेज की एप्लीकेशन है अपनी मोबाइल के ऊपर, है ना। इसमें हमने क्या किया कि कुंडली ले ली। कुंडली ले ली तो इसमें नई कुंडली बनानी है या कुंडली पहले से बनी हुई है, वो कोई भी आपकी जो मर्जी हो वो खोल सकते हो। ठीक है। इसके अंदर आपको जी। दिखाई दे रहा है लगन चार्ट। लगन चार्ट अगर नहीं पता तो सचिन जी इसके बारे में बताऊं, या पता है? लगन चार्ट के बारे में पता है, पता पता है ना? मीनाक्षी मैम पता है। है हाँ। ना इसके बारे में, लगन चार्ट के बारे में? हाँ जी मीनाक्षी मैम। जी सर। जी पता है। ठीक है ना। तो आवाज हाँ जी। इसके नीचे जो है दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, वक्री और अस्त, हाँ। है ना। हाँ ये जी सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ लाइट चली गई, इन्वर्टर के ऊपर हूं मैं, तो मेरा स्क्रीन हो सकता है ना दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी ठीक है। सर, एक बात पूछनी है, अगर कोई ग्रह वक्री और अस्त दोनों हो तो वो एकदम ही खराब हो गया क्या? अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं। रात को सोने के लिए अंधेरा अच्छा है, लेकिन काम करने के लिए अंधेरा अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई हाँ। सर, आगे तो आगे बुध बताइए। अस्त में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है ना, उसमें लोग हाँ। करोड़पति भी बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। समझ गई। तो वो अलग अलग जी। चीजें अलग अलग समय के ऊपर हैं। बस हमारे को ये पता होना चाहिए कि वक्री और अस्त दो डिक्शनरी में शब्द हैं। वक्री का मतलब ये है कि प्लेनेट जब हमारे को विपरीत चलते हुए दिखाई दें। ठीक है। और अस्त का मतलब ये है कि सूर्य से उनकी जो डिस्टेंस है वो इतना कम हो जाए कि वो अपना प्रभाव ही ना रखें। ठीक है। लगन चार्ट का मतलब ये है कि बंदे का जब जन्म हुआ उस समय कौन सा प्लेनेट कहाँ था। ठीक है ना। जी तो जब इसका जन्म हुआ तो वृष लगन था इसका। जी। ठीक है। और वृष लगन के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं सचिन जी? सचिन जी, वृष लगन के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? चलो कोई बात नहीं। अच्छा। इसमें साहब के एक तो कृतिका आता है, हम्म। और अश्विनी रोहिणी भरणी, आता है, और देखो मृगशिरा आता देखो, है। क्या है कि 1 से लेकर 27 नक्षत्र हैं। पहला और दूसरा कंप्लीट मिल जाएगा मेष राशि को। ठीक है ना। और तीसरे का 1/4 मिलेगा मेष को और 3/4 मिलेगा वृष को। यानी कि कृतिका के 3 चरण, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे हैं। 9 में से 3 गए, बचे 6। ठीक है ना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर आ गया रोहिणी। रोहिणी के चारों चरण यहाँ पे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि जन्म विवरण, पंचांग आ गया ना, तो आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये बता देगा। यहाँ पे जो चंद्रमा का नक्षत्र दिखा रहा है, नक्षत्र चंद्रमा दिखा रहा है ना, उसका जन्म का नक्षत्र लिखा मिलेगा, वो ही मिल जाएगा। ये लो, ग्रह स्थिति। ठीक है, ग्रह स्थिति आ गई ना, दिखाई दे रही है ग्रह स्थिति। जी जी, दिख इसमें रहा सर। लगन जो है यस सर। वृष वृष का है।
अंश कितने हैं, 4 डिग्री पे, ठीक है। और कृत्तिका का कौन सा चरण है, तीसरा चरण। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का पहला चरण जो है वो जा चुका मेष में, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा चरण जो है वो आना है यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया, पढ़ना आ गया ना ये सचिन जी, यस यस सर। पढ़ना आ गया ना। जी सर जी। इसी तरह से जो बाकी प्लेनेट हैं वो भी अगर देखने हो कि कौन से नक्षत्र पे हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो बृहस्पति पे। ये सूर्य जो है तुला राशि के अंदर है और 10 डिग्री का है, ठीक है। अगर तुला राशि की बात करेंगे तो तुला राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, कैसे पता करेंगे। 6 नक्षत्र कंप्लीट हो चुके, नहीं सॉरी 6 राशियां कंप्लीट हो गई। तुला राशि जो है 7वीं राशि है, यानी 6 दूनी 12, ठीक है। और 6 का 1/4 और, यानी कि लगभग 14 नक्षत्र निकल चुके। 14 नक्षत्र के बाद इसका जो आएगा वो नंबर आएगा इसका, ठीक है। तो ये तुला नक्षत्र को देखने का आ गया। इसी तरह से चंद्रमा दिखा रहा है। चंद्रमा कहाँ दिखा रहा है, मीन राशि में। मंगल कहाँ दिखा रहा है, कन्या राशि में। और इन राशियों के अंदर जो नक्षत्र आते हैं उन नक्षत्रों के कौन से चरण पे ही यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये अपने को सर्वोत्तम चक्र के अंदर बहुत काम आएंगे। क्यों, अच्छा केपी के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, नक्षत्र नाड़ी के अंदर भी काम आते हैं, वैदिक के अंदर भी काम आते हैं, ठीक है। हर जगह ये काम आते हैं नक्षत्र। कैसे देखे जाते हैं वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप देखो जो ग्रह दिखा रहा है, ग्रह में नीचे दिखा रहा है राहु और केतु। इसके पीछे क्या लिख रखा है, वक्री, ठीक है। तो वक्री का मतलब क्या हो गया, ये उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा प्लेनेट होता है इसी तरह से वक्री, तो यहाँ पे शो करता। अगर वक्री नहीं लिख रखा तो वो इसका मतलब मार्गी हैं, सीधे चल रहे हैं। सचिन जी क्लियर है बात, यस यस। ठीक है ना। उसके बाद में जो क्वेश्चन था मैडम का, वर्षफल के लिए क्वेश्चन था ना, वर्षफल क्या था। तो यहाँ पे कुंडली का समझ में आ गया, ये लगन चार्ट जो हमने उठाया था। लगन चार्ट जो है वो आपको शो कर रहा है कि आपके जन्म के समय में कौन से नक्षत्र कहाँ थे। बेटा अंदर की लाइट जलाना दिखाना वो होगी। तो जन्म के समय कौन से प्लेनेट कौन से नक्षत्र पे कौन सी राशि पे विचरण कर रहे थे, ये स्थिति दिखा रहा है यहाँ की। उसके बाद में दूसरी आती है गोचर। ये गोचर देखो, अगर स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूं मैं, 1 मिनट रुको इसको। एक मिनट जी, इसको रिकॉर्डिंग को रोक के। हाँ आ गया, माउस आ गया, हो गया। बेटा काम तो नहीं करा। अच्छा ओके, मेरी गलती। ये देखो जी, ये हमने स्क्रीनशॉट उठा लिया और इसको रख लिया, ठीक है। अभी जो है दूसरा हमने उठाया गोचर का। गोचर के बारे में परिचित हो सचिन जी? हाँ जी सचिन जी, गोचर के बारे में परिचित हो?
सचिन जी, मीनाक्षी मैम, गोचर क्या होता हाँ है सर पता हाँ। है? गोचर क्या होता है पता है? जी सर, जो प्रेजेंट में ग्रह चल रहे हैं अभी। ठीक, ये देखो, ये भी हमने कॉपी ले ली, ठीक है। और अब हम आ गए मोबाइल पे। मोबाइल पे क्या, हाँ जी, स्क्रीन आ गया, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस यस सर। यहाँ पे दो जी कुंडलियां दिखाई बन दे के रहा आ है गई। साहब, बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पे दो कुंडलियां बन के आ गई हैं, ठीक है। एक कुंडली जो है वो मेरी जन्म की है, और एक कुंडली मेरी अभी की है। और दोनों को रीड करना हो इकट्ठा तो, सचिन जी, दोनों को इकट्ठा रीड करना हो तो कोई पता है फार्मूला? नहीं नहीं पता सर। इसके ऊपर एक कुंडली और बना लो इस तरह से, ठीक है। बन जाएगी ना? ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या है, 2 नंबर, वृष राशि। और वृष राशि में इस समय क्या चल रहे हैं, राहु और चंद्रमा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस समय राहु और मून जो हैं फर्स्ट हाउस को इफेक्टेड करेंगे, ठीक है। 8वां हाउस जो है, यहाँ पे क्या चल रहा है, केतु। और 10वां हाउस जो है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मंगल और शनि। और 11वां हाउस जो है, यहाँ पे क्या चल रहा है, गुरु और शुक्र, ठीक है जी। और 12वां हाउस जो है, सॉरी 10वें में डाल दिया मैंने ना, हाँ ठीक है ठीक है, हाउस तो 10वां ही है, ठीक है। और 12वीं राशि में क्या है, मून और, नहीं सॉरी, सन और मरकरी। हाँ जी, सचिन जी, यस सर। अब पढ़ना आसान हो गया ना? हाँ अभी समझ में। पढ़ना आसान हो गया ना अभी? अब अगर हाँ हमारे सर को देखना यस। है कि हमारे फर्स्ट हाउस को कौन प्रभावित कर रहा है इस समय, तो हमारे को पता चल जाएगा राहु और मून जो है फर्स्ट हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मीनाक्षी मैम, जी सर। इसमें अपने को ये पता है ना कि मून जो है 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेता हाँ सर। है ना? जी। और सन कितने दिन में राशि चेंज करता है? 30। एक 30 महीने दिन में। में। और मंगल जो है 45। लगभग 1.5 महीने में, ठीक है ना। अगर 45 दिन वक्री में। हो तो और लंबा समय ले लेता है, अच्छा। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे जल्दी जो है चंद्रमा राशि बदलता है, जी सर। ठीक है। और सबसे लेट जो है शनि बदलता है। जी। अगर आपने शनि को, गुरु को, राहु को, केतु को, चारों को याद कर लिया, या मंगल को याद कर लिया, 5 प्लेनेट आपने याद कर लिए कि कौन सी राशि में है, हम्म। तो आपको डेली पंचांग उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप बता सकते हो कि भाई कहाँ क्या पोजीशन है, ठीक है ना। जी। सचिन जी, कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आई बात? हाँ सर समझे। समझ, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, एक तो किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया किसी भी समय,
ठीक है ना। आपने क्या नाम है उसकी कुंडली बनाई, उसका गोचर देखा, उसको ऊपर नीचे किया, है ना। और दूसरी तरफ आपको पता है कि गुरु जो है इस समय 11 नंबर राशि में चल रहा है, शुक्र जो है 11, शुक्र को भूल जाओ, शनि जो है आपका 10 नंबर राशि में चल रहा है, खुद की राशि में, सब राशि में चल रहा है ना। राहु केतु हैं 18 महीने एक राशि में रहते हैं भाई। शनि राहु जो है 2 नंबर राशि में चल रहे हैं। तो जब भी उसकी जन्म कुंडली सामने आएगी, आप उसको उस राशि के अंदर डाल के देखोगे तो आप बता पाओगे कि उस घर को प्रभावित कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये आ गया कि राहु और मून इस समय इसके यहाँ पे हैं लगन में, जिसकी जन्म पत्री है। ठीक है। लगन का मतलब क्या होता है, खुद का व्यक्तित्व तो सारा का सारा। और वहां पे जब राहु और मून आ गए तो वो अपने प्रभाव दिखाएंगे ना। ठीक है। राहु डिजायर है, इच्छाएं जो है बहुत बढ़ जाएंगी, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ठीक है। और मून जो है वो राहु से पीड़ित हो गया, मन दुखी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसको देख के हम बता सकते हैं इस तरह से। अच्छा, उसके बाद में उसकी पोजीशन देखनी है कि जन्म कुंडली में राहु जो है उसको फेवर कर रहा है या उसका विरोध कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, गोचर जो है बिना गोचर के एस्ट्रोलॉजी नहीं की जा सकती। अगर जन्म पत्री में से गोचर हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। आप नाड़ी में जाओ, आप केपी में जाओ, आप वैदिक में जाओ, आप सर्वतोभद्र चक्र में आओ, आप लाल किताब में जाओ, कहीं भी जाओ आप। ठीक है। आपको आज के ट्रांजिट तो पढ़ने ही पड़ेंगे कि आज कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है, यही गोचर है। ठीक है। उसके बाद मैडम का सवाल था वर्षफल कुंडली क्या है या वर्षफल लगन क्या है। तो जन्म के समय जो राशि थी, जो राशि उदय हुई, ठीक है ना, वो लगन में लिख दी, जन्म कुंडली बन गई। प्रेजेंट की कुंडली बना दी, वो गोचर की कुंडली बन गई, ट्रांजिट। ठीक है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ वही रही, वही है, सन तो चेंज हुआ ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरा 25 अगस्त 1976 है। तो 25 अगस्त 1976 को जो ग्रहों की वो थी स्थितियां, वो मेरी जन्म कुंडली। 25 अगस्त 2022 को जो ग्रहों की स्थिति होगी वो मेरा वर्षफल। ठीक है। और आज 6 अप्रैल 2022 जो ग्रहों की स्थिति है वो मेरा ट्रांजिट, गोचर। मीनाक्षी मैम क्लियर होगी तीनों चीजें? हाँ जी। जी चलो। अच्छा सर जी, हाँ बोलो इसमें मुझे कुछ पूछना है। बोलो बोलो। आपने बताया एक तो होता है वर्षफल जी और एक होता है गोचर। जी अभी वर्षफल भी दो टाइप का दिखाता है, एक नॉर्मल वैदिक वाला वर्षफल और एक लाल किताब वाला वर्षफल। जी तो हमें अगर देखना हो तो, क्योंकि दोनों में प्लैनेट्स डिफरेंट दिखाते हैं, जी वर्षफल में भी अलग दिखाते हैं और लाल किताब के वर्षफल में अलग दिखाते हैं। जी। सचिन जी और जवाब दोगे, गोचर जवाब दोगे मैडम की बात का? नहीं सर। नहीं। चलो मैं देता हूँ। राजेंद्र जी दोगे जी जवाब? सर। जवाब दोगे? दे देंगे। एक बार बताओ बताओ। सवाल समझ में आ जाए, एक बार ये क्लियर नहीं हुआ इनका सवाल मैडम ये। एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो वैदिक का वर्षफल होता है जो वैदिक कुंडली के हिसाब से बनता है, और एक हाँ लाल किताब के हिसाब से वर्षफल बनता है। हाँ हाँ, तो दोनों भी वर्षफल अलग अलग दिखाते हैं। कुंडली में जो प्लैनेट्स बैठे हुए रहते हैं दोनों में भी हाँ डिफरेंट रहते हैं।
तो हमें किसको कंसिडर करना चाहिए? भाई अपन वैदिक कर रहे हैं तो वैदिक को ही कंसीडर करेंगे। जब अपने को लाल किताब नहीं आती तो वो कैसे करेंगे? अपन तो वैदिक का ही अगर मानेंगे ना। दोनों भी आता है, अगर किसी को दोनों भी आता है तो किसको प्रायोरिटी दे? और जिसका सटीक बैठेगा फिर उसी को प्रायोरिटी देंगे अपन। ओके, उसके अभी तो क्वेश्चन के वैदिक कर रहे हिसाब हैं तो से। अपन तो वैदिक का ही मानेंगे ना। अगर ठीक लाल है। किताब का भी आता है अपने को, अगर वो सटीक बैठ रहा है, ज्यादा सटीक बैठ रहा है, तो अपन उसको मानेंगे। ओके, बट गोचर फल दोनों का सेम रहता है या अलग अलग रहता है फिर? चलो सर देखो जी। मैम, ये स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। मैंने लिखा आलू 25 रुपए किलो। हाँ। 2 क्विंटल आलू चाहिए मेरे को, ठीक है। एक ने काउंट किया 25 गुना 200। भाई 25 रुपए किलो के हिसाब से 200 किलो के 5,000 रुपए निकाल दिए, ठीक है। हाँ। दूसरे ने काउंट किया कि 25 गुना 2 50, और जितनी जीरो थी वो जीरो जोड़ दी। दोनों भी एक ही हो गया। हाँ, कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिक तो बेसिक है ही, वैदिक तो वैदिक है ही। अब वैदिक को अलग अलग तरीके से पढ़ा लोगों ने, जिसने जिस तरह से पढ़ा उसने अपना नाम जोड़ दिया। भृगुनंदन नाड़ी का नाम सुना है आपने? हाँ। भृगुनंदन नाड़ी में क्या है, सचिन जी बताएंगे बीएनएन के बारे में थोड़ा सा? नहीं सर, पढ़ा नहीं मैंने। चलो, भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि की पत्नी को कोई दैत्य उठा ले गया, ठीक है। भृगु ऋषि की पत्नी को कोई दैत्य उठा ले गया। वो उसकी खोज में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जो हैं अपनी सैया पे आराम कर रहे थे, माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। उनके क्रोध के सामने जो उनके वो थे ना पहरेदार, वो साइड में हो गए और भृगु ऋषि सीधे अंदर एंट्री कर गए। तो एंट्री की तो उन्होंने देखा कि उनके भगत की पत्नी उठा रखी है, भगत परेशान घूम रहा है और भगवान सो रहा है। तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और भगवान विष्णु की छाती पे पैर मारा, ठीक है ना। अब हमारे पत्नी के सामने कोई आके हमारी छाती पे पैर मारे, वो हमारा कितना भी प्रिय हो, तो मैडम का क्या रिस्पॉन्स होगा? ठीक है ना। माँ लक्ष्मी ने नाराज होके उनको श्राप दे दिया कि भृगु ऋषि को मानने वाले या भृगु ऋषि की संतान जो है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, कि मैं कभी तेरे वंशज के घर में नहीं आऊंगी, ठीक है जी। अच्छा, जिसके अंदर नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं अहंकार भी लेके आती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसे ग्रंथ की रचना कर दूंगा कि लक्ष्मी अपने आप चल के मेरे घर आएगी, ठीक है। तो उन्होंने भृगुनंदन नाड़ी जो है उसकी रचना की। अब उसकी रचना क्या है कि आम आदमी को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए 27 नक्षत्र याद करने पड़ेंगे, 4 चरण याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में विश्वंतरी महादशाएं याद करनी पड़ेगी, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा वे याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जन्म का नक्षत्र देखना पड़ेगा, जन्म के नक्षत्र से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, उनके अक्षर याद करने पड़ेंगे, उनकी मैत्रियां याद करनी पड़ेंगी, कौन किसका मैत्री रखता है, किसकी मैत्री नहीं रखता है, मैत्री, शत्रुता, पंचदा, ये सारी याद रखनी पड़ेंगी, है ना। उसके बाद में जितने योग बन रहे हैं वो योग याद करने पड़ेंगे, दृष्टियां याद करनी पड़ेंगी। हर आदमी क्या इसके लिए बना है, ज्योतिष के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए? सचिन जी? नहीं नहीं नहीं। नहीं, नहीं ठीक नहीं है ना। सर। अब जब माँ लक्ष्मी ने उसको श्राप दे दिया
तो कैसे उसके घर में कोई पढ़ पाएगा? लक्ष्मी माता कैसे आएगी? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टूल बना दिया। टूल का मतलब ये हो गया, उन्होंने कहा कि आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, 12 राशियां हैं तो 12 ही घर हैं। कोई भी लगन चार्ट उठा लो, वो 1 से लेके 12 राशि के बीच में कोई ना कोई लगन मिलेगा। सचिन जी क्लियर है? जी जी सर। भाई कोई भी जन्म पत्री उठा लो, लगन के अंदर मेष से लेके मीन के बीच में कोई ना कोई राशि आएगी। ठीक है, तो उन्होंने 12 कुंडलियां बना दी अलग अलग, कि ये मेष लगन की, ये वृष लगन की, ये मिथुन लगन की, ये क्या नाम कर्क लगन की, ये सिंह लगन की, ये मीन लगन की। उसके बाद में 9 ही प्लेनेट है हमारे पास में। ठीक है, अब सूर्य जो है 1 से लेके 12 घर में ही तो घूमेगा, इससे ज्यादा भी चला जाएगा। हाँ जी, घर ही 12 है तो 13वें घर में तो जाने से रहा। ठीक है, जब पहले घर में बैठेगा, मेष लगन की कुंडली है और पहले घर में बैठेगा, तो मेष के मालिक के साथ में उसकी युति बन गई और पहले हाउस का जो कारक तत्व था उसका काम मिल गया। अब वो मैत्री है, शत्रुता है, जो भी है, उसने कैलकुलेट करके अपना उसका डिसीजन लिख दिया कि पहले हाउस में सूर्य ये काम करेगा अगर मेष लगन की कुंडली होगी तो। मेष लगन की कुंडली में दूसरे भाव में वृष राशि आ जाएगी। वृष राशि का मालिक शुक्र है, शुक्र के साथ में सूर्य बैठ जाएगा, तो शुक्र और सूर्य जो है वो दोनों मिलके काम करेंगे और उसका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब किसी को याद करने की जरूरत है पिछली एस्ट्रोलॉजी सारी की सारी। अब जिसकी भी जन्म पत्री आएगी, बंदा सबसे पहले कहेगा कि भाई तेरी कौन से लगन की कुंडली है? तुला लगन की कुंडली है, ले भाई तुला लगन की कुंडली उठा ले। फिर उसके बाद में पूछेगा सूर्य कहाँ बैठा है? अच्छा सूर्य तेरा 12वें में बैठा है, तो ये 12वें का डिसीजन ले भाई। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा 12वें में बैठा है, ले 12वें का डिसीजन ले भाई, है ना। शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र भी 12वें में बैठा है, ले शुक्र का डिसीजन ले। अगले ने प्रेडिक्ट कर दिया, उसको बात जम गई। ठीक है ना, जो प्लेनेट परेशान कर रहा है उसकी रेमेडी कर दी, हो गया काम खत्म। ये चीज सीखने में कितना टाइम लगेगा? सचिन जी, आपके पास में बुक हो हाँ सर। रघुनंदन नाडी की, है जी, हाँ सर। और कोई कुंडली आ जाए, अब आपको भृगुनंदन नाडी के अकॉर्डिंग उसको प्रिडिक्ट करना है, तो आपने आसान हो जाएगा सर। आसान क्या, सारी आसान होगी। ना नक्षत्र देखने, ना जन्म का नक्षत्र देखना, हाँ। ना राशि देखनी, ना कुछ युति देखनी, ना कुछ कंजक्शन देखना। बुक उठाई, कुंडली के अकॉर्डिंग अगले कुंडली उठाई, उसके अकॉर्डिंग उसके प्लेनेट उठाए और प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो मेहनत तो जो थी वो तो सारी उन्होंने कर दी, भृगु जी ने कर दी, है ना। हमने तो सिर्फ उसको प्रेडिक्ट भी नहीं करना, उसको सिर्फ बोलना है। ठीक है, अब समस्या क्या आई कि हमारे पास साधन थे नहीं, और भोजपत्रों के ऊपर और इस तरह से हमने किताबें लिख रखी थी, और जो ये क्या नाम है दूसरे जो थे, हम गुलाम रहे दूसरों के, उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे साहित्य को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है ना, हमारी जो लाइब्रेरियां वगैरह थी वो जला दी गई और काफी चीजें इस तरह से हुई। तो कुछ एक जो एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चीजों को मनन कर लिया, पढ़ लिया उनको। ठीक है ना, और पढ़ के बाद में अपने अकॉर्डिंग उनको बुकों में उतार दिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि सचिन जी ने कोई किताब लिखी। ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ और संशोधन कर दिए। राजेंद्र जी आए, उन्होंने कुछ और संशोधन कर दिए। अब जो भृगु जी की लिखी हुई वो थी संहिता, वो तो हो गई लुप्त।
ठीक है ना, और उनके अपभ्रंश जो हैं वो मार्केट में उतर ही आए। आज टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो रही है, हर किसी ने भृगुनंदन नाड़ी लिख रखी है, ठीक है ना। अब उसमें समस्या क्या आ गई, उसमें समस्या ये आ गई कौन सा राइटर कैसा है, अपने को ये देखना है। अगर अच्छे राइटर की कोई बुक मिल जाए भृगुनंदन नाड़ी की, तो हमारे को कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ किताब उठानी है, उसमें से कुंडली का देखना है कौन सी कुंडली है, और उसके प्लैनेट देखने और उन्हें प्रेडिक्ट कर देना है। हमने नहीं दिमाग लगाना उसमें। और इस चीज के लोग 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं भृगुनंदन नाड़ी के नाम से, ठीक है। इसी तरह से फिर रावण संहिता है, ठीक है। रावण संहिता में क्या किया, रावण ने अपने अकॉर्डिंग संहिता लिख दी। इसी तरह से अगस्त नाड़ी है, अगस्त नाड़ी में क्या है, उन्हीं 12 भावों को, 9 प्लेनेट को उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, वो अगस्त नाड़ी बन गई। इसी तरह चंद्रकला नाड़ी है, इसी तरह से विष्णु भाव नाड़ी है। तो 150 एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो फेमस हुए, तो 150 नाड़ियां जो हैं बोली जाती हैं। अगर आप इस तरह से सीखते रहे तो सारी जिंदगी सीखते रहो। लाल किताब भी सीख लो, केपी भी सीख लो, नक्षत्र नाड़ी भी सीख लो, ठीक है ना, वैदिक भी सीख लो, सर्वतोभद्र चक्र भी सीख लो, रावण संहिता भी सीख लो, अगस्त नाड़ी भी सीख लो, चंद्रकला नाड़ी भी सीख लो। अब बात आती है मैडम वाली बात, मीनाक्षी मैम, कि लाल किताब को प्रेफरेंस दें या वैदिक को प्रेफरेंस दें, यही क्वेश्चन था ना, जी जी है सर, ना। मैं ये कह रही हूँ तो इनको अभी मोटिव चाहिए। मेरे को आलू के भाव पता करने थे, पैसे निकाल के देने थे मेरे को, कि आलू 25 रुपए किलो के हिसाब से हैं, 2 क्विंटल के कितने पैसे दूं। आपको जो मेथड अच्छा लगे करके दे दो, अगले को पैसे से मतलब है। प्रेडिक्शन से मतलब है अगले को, कोई भी मेथड यूज गलत तो करो नहीं। सही है। सही है सर, सही है एकदम। हाँ भाई, सामने प्रेडिक्शन वाला तो बंदा ये आपके पास आया है ना, है। उसको मतलब नहीं है कि आपने सर्वतोभद्र चक्र सीखा, उसने मतलब नहीं है कि आपने केपी सीखी, उसको मतलब नहीं है कि लाल किताब सीखी, उसको मतलब है कि उसने आपसे 2 क्विंटल आलू लिए, 25 रुपए के हिसाब से आपको कितने पैसे दे दे, आप कैलकुलेट करके बता दो, सही है सर, सही। ठीक है। जी चलो, हो गया क्लियर। जी हाँ जी, हाँ जी। चलो। इसमें अपना जो जो हो चुका है, एक बार मैं वो पूछ रहा हूँ, कल छुट्टी नहीं करेंगे आप, कल क्लास लेंगे। कोई ज्यादा ही भाई मान लो लेट हो गए तो बात अलग है, नहीं तो मैं क्लास लूंगा कल, है ना। इसमें अपने को नक्षत्रों का पता लग गया, सचिन जी बताते चलना जो जो यस चीजें सर। हो चुकी हैं। नक्षत्रों का पता लग गया हमारे को। जी जी सर। अच्छा, नक्षत्र के चरण पता लग गए, नक्षत्रों के अक्षर पता लग गए हमारे को। राशि जो है, राशियों का पता लग गया, राशि कैसे बनी ये पता लग गया। राशि में 9 चरण होते हैं, 9 चरण के 9 अक्षर होते हैं, ये पता लग गया। जहां दिक्कत हो बता देना, क्योंकि काम आएंगी सारी चीजें। यस उसके सर। बाद उसके बाद भाव हैं, हाउसेज, 12 हाउसेज हैं, 12 हाउसेज के कौन से हाउस का कौन सा काम है वो हमारे को पता लग गया। कारक तो पता लग गया ना। और ये सारे नहीं है, सारे नहीं का मतलब ये है हमारे जीवन जीने से जीवन के जन्म से लेके और मृत्यु तक का सारा काम हमारा 12 भाव में ही है, ठीक है ना। चाहे हम किसी की फ्रेंचाइजी चलाते हैं, चाहे हम खुद का बिजनेस करते हैं, चाहे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सारे काम इन 12 भाव के अंदर ही है, 12 भाव से बाहर कुछ भी नहीं है। राजेंद्र जी गलत तो नहीं है। बिल्कुल सही साहब, ठीक है बिल्कुल ना। 100% सही है। हमारे नोटिस में कितने कारक तत्व हैं वो अलग बात है, क्योंकि सारे तो अपने नोटिस में नहीं है, और सारे पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहते। जो हमारे डेली यूज की चीजें हैं वो हमारे को याद रहेंगी, जो डेली यूज की नहीं है वो निकल जाएंगी, माइंड से स्लिप हो जाएंगी। तो जिंदगी